students, welcome to my channel Economics Hub. The chapter number is Forms of Market, chapter number 5 के लेक्चर नंबर 2 में. ओके तो इस लेक्चर नंबर 2 में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम इसमें टाइप्स ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं. और लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या किया था, मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था. एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द मोनोपोली, उसका फीचर्स क्या है. अब इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द टाइप्स ऑफ मोनोपोली. देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोपोली इन लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5. ओके, सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ मोनोपोली. स्टूडेंट्स, अगर जितने भी पॉइंट्स रहते हैं, समझो 8 पॉइंट्स है, तो इफ़ यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स यू विल गेट फुल मार्क्स. If there are 6 points, you have to write 4 points, you will get full marks. If there are 10 points, you have to write 8 points, you will get full marks. Okay? So according to that, you can deduct 2 points. But the thing is that मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप सारे के सारे पॉइंट्स लर्न करो, बिकॉज एग्ज़ाम में क्या होता है, आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो. तो एटलीस्ट एक भूल गया तो एक तो याद रहेगा, इसलिए सारे पॉइंट्स को लर्न करो. एंड जो भी आप लर्न करते हो ना पॉइंट्स, उसको इमीडिएटली रिटर्न प्रैक्टिस करो. अगर रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पाओगे, यू आर नॉट एबल टू राइट. आप ब्लैंक हो जाते हो कितने बार एग्ज़ाम में. जो स्टूडेंट्स रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं दे डोंट बिकम, बट जिनका कभी नहीं रहता है वो लर्न करते हैं एंड दे फील कि मुझे सब आता है, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो पाता. तो ऑलवेज कीप रिटर्न प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ मोनोपोली. First is private monopoly. When an individual or private body controls the monopoly firm, it is known as private monopoly. Example, Tata Group. प्राइवेट मोनोपोली का मतलब होता है वो बिजनेस जो एक कोई भी बंदा अपना चलाता है. तो मेनी एग्जाम्पल्स हैं, टाटा, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा. देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट मोनोपोली. पब्लिक मोनोपोली. When the production is solely owned, controlled and operated by the government, it is known as public. That is our government. It is usually welfare oriented. For example, Indian Railway. Yes, Indian Railway ये है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट चलाती है. पब्लिक मोनोपोली में गवर्नमेंट. ओके, देन थर्ड इज हमारा थर्ड मोनोपोली का टाइप्स है, दैट इज लीगल मोनोपोली. थर्ड इज लीगल मोनोपोली. This monopoly emerges on account of the legal provisions like patents, trademark, copyrights, etc. The law forbids the potential competitors to imitate the design or form of the product registered under the given brand names. For example, अमूल प्रोडक्ट्स. लीगल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई कॉलेज आप चला रहे हो या कोई स्कूल आप चला रहे हो, तो जिस नाम से आपका स्कूल है वो आपने अपने उस नाम से रजिस्टर्ड करवाया है. फॉर एग्जाम्पल रायन ग्रुप, JVS ग्रुप. तो रायन ग्रुप का जो उसने लोगो लिया है, जो उनका जो ओनर है, उसने जो रायन ग्रुप का लोगो ले, तो कोई दूसरा ओनर उसका लोगो लेके अपना स्कूल नहीं चला सकता. इसी तरह से बिज़नेस में होता है. आप अपने बिज़नेस के लिए हर इंसान का एक अलग अलग लोगो होता है, एक सिंबल होता है. पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले लो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कांग्रेस का अगर सिंबल हाथ है, दैट इज़ पंजा है, तो कोई दूसरी पार्टी वो स्लोगन वो पंजा नहीं ले सकती. दिस इज़ कॉल्ड लीगल मोनोपोली. हर बिजनेसमैन का अपना एक अलग अलग लोगो होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, एक डिज़ाइन होता है. ओके, नाउ फोर्थ इज नेचुरल मोनोपोली. द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन, इट इज़ नोन एज द नेचुरल मोनोपोली. एग्जाम्पल, व्हीट फॉर पंजाब. नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो चीज़ें नेचुरली ज़्यादा होती हैं. जैसे व्हीट पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है. वहाँ पे जाके क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल का टाइप ऐसा है कि वहाँ पे व्हीट सबसे ज़्यादा होता है. सेकेंड ले लो आप आसाम. आसाम किसके लिए फेमस है? टी लीव्स के लिए. क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे नेचुरल कंडीशन ऐसा है कि वहाँ पे टी लीव्स ज़्यादा होता है. सो वो सब जो स्टेट्स हैं जिसके जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है वो अपना वही चीज़ ज़्यादा बेचेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल मोनोपोली. फिफ्थ इज सिंपल मोनोपोली. In simple monopoly, sellers or a firm charges a uniform price to its products to all the buyers. सिंपल मोनोपोली का मतलब है जो रेट डिसाइड है वही सबके लिए रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप फेयर चार्ज कर रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, तो आपके एरिया में जो एक ऑटो वाला शेयरिंग के लिए जो फेयर डिसाइड है, वही दूसरा ऑटो वाला भी शेयरिंग के लिए उतना ही फेयर चार्ज करेगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता. ओके, दिस इज कॉल्ड सिंपल मोनोपोली.
Discriminating monopoly. In discriminating monopoly, firm charges different prices to different buyers for the same product. Example, doctor charges different fees to the different patients. Yes, अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग फीस. डॉक्टर जैसा पेशेंट की जैसी बीमारी होती है उसके हिसाब से फ़ीस चार्ज करता है. लॉयर्स अलग अलग अपने क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग फ़ीस चार्ज करता है जैसा उसका केस हो. सो दिस कम्स अंडर द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. Now, voluntary monopoly. To avoid cutthroat competition, some monopolies voluntarily come together and form a group of monopolies. This facilitates them to maximize the profit. For example, organization. मतलब देखो कुछ होता है ना, कोई कोई हॉस्पिटल्स है, कौन चलाता है भाई, इसको ट्रस्ट चलाता है, सब बोलते हैं ना हम लोग, इसको कौन चलाता है, ट्रस्ट चलाता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं. तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अपने से आगे आते हैं, कुछ ग्रुप्स, बिजनेसमैन का ग्रुप वो खुद से आगे आता है और यहाँ क्या बोलता है कि भाई हम लोगों का हेल्प करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को चलाएंगे, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए. सो सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर दी वॉलंटरी मोनोपोली. ओके, लाइक अब आता है तो आपको टाइप्स ऑफ मोनोपोली समझा. देयर आर टोटल 7 टाइप्स, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक, लीगल, नेचुरल, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग एंड वॉलंटरी. अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट इज ओलिगोपोली. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली? मैंने आपको पहले ही बताया था कि द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली में इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फ्यू सेलर्स टू कंडक्ट द बिजनेस. जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपके 2-3 फ्रेंड हैं, आप लोग ने आपस में ग्रुप फॉर्म किया और कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने को डिसाइड किया. सो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप काइंड of business is called oligopoly. Okay, so the term oligopoly is derived from the Greek word oligo, which means few, and poly means sellers. So few sellers. It is a market where there are a few sellers in the market producing either homogeneous product or differentiated product. अभी आपकी मर्जी है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना पसंद करोगे, होमोजेनियस या डिफरेंट. ओके, एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोड्यूसर, सीमेंट कंपनीज एट्सेट्रा. क्लियर? इट्स वेरी इजी. अब आते हैं हम लोग फीचर्स पे. सो यहाँ पे क्या है, फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स है. व्हाट? हियर देयर आर फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स. सो under oligopoly market there are few firms or sellers. These few firms dominate the market and enjoy a considerable control over the price of the product. Yes, अभी मोबाइल वाले हैं, डोमिनेट करते हैं ना भाई, हमको इतने में नहीं इतने में हम दे रहे हैं, आपको आना है लेना है लो, नहीं तो मत लो, यह हमारा मार्केट है, हमारा राज है. सो फ्यू फर्म्स और सेलर्स यहाँ पे रहते हैं. इंटरडिपेंडेंस. द सेलर्स हैज़ टू cautious with respect to any action taken by the competing firms. Since there are few sellers in the market, if any firms make the changes in the price, all other firms in the industry also try to follow the same to remain in the competition. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जियो. जब रिलायंस ने जियो का सिम लॉन्च किया था, फ़ोन लॉन्च किया था, तो सारी जितनी भी अदर कंपनीज़ हैं लाइक आइडिया है, वोडाफोन है, सबको मजबूरी में अपना रेट डाउन करना पड़ा था. येस और नो? क्योंकि उनको भी मार्केट में रहना है. अदरवाइज़ इसके पहले बहुत ही सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी. सो जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को टच में रहते हैं, वॉच करते रहते हैं किसका क्या कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना प्राइस पे बेच रहा है, कौन कितना प्राइस कम कर रहा है, क्योंकि हमें भी कंटिन्यू मार्केट में बने रहना है. सो वी हैव टू कीप वॉच इन आवर सराउंडिंग्स. क्लियर? समझ में आया? इंटरडिपेंडेंस. एडवर्टाइज. नाउ एडवर्टाइजिंग. Advertising is a powerful instrument in the hands of the oligopolist. A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention of the capturing a large part of the market. हर साल कोई भी मार्केट जब स्टार्ट होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा खर्चा स्टूडेंट सबको पता है किस पे होता है, एडवर्टाइजिंग पे होता है. बिकॉज एडवर्टाइजिंग एक ऐसा पार्ट है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. बहुत बड़े बड़े कैंपेन लेकर आते हैं वो लोग, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी, ये डिस्काउंट, वो ऑफर, ये धमाका. Getting? So advertising play a very important role for the business. Now entry barriers. The firm can easily exit from the industry whenever it wants, but has to face certain entry barriers such as government license, patents, etc. यहाँ पे क्या होता है, आप easily exit कर सकते हो, लेकिन एंट्री के टाइम पे आपको थोड़े रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. दैट इज़ आपका लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए, आपकी प्रॉपर पेटेंट्स होना चाहिए, अपना किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करो, एवरीथिंग डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है. देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. बट आपको जाना है तो यू कैन ईजिली गो, यू कैन ईजिली एग्जिट द मार्केट. नाउ फिफ्थ इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. सो देर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज. सम फर्म्स में
मे बी स्मॉल वाइल अदर्स मे बी बिगर साइज। यस, हर बिजनेसमैन उतना बड़ा नहीं होता ना। अभी ग्रुप आप समझो, ये समझो आपका ये ए ग्रुप है बिजनेस का, इसमें 5 मेंबर्स हैं, और ये बी ग्रुप है मेंबर बिजनेस का, इसमें 10 मेंबर्स हैं। तो ये बिजनेस इससे बड़ा हो गया ना। तो इसमें तो यहाँ पे क्या सकते हो, थोड़े बिजनेसमैन का ग्रुप स्मॉल होता है, थोड़े बिजनेसमैन का ग्रुप लार्ज होता है। ओके, now uncertainty, there is a considerable element of uncertainty in this type of market due to different behavior patterns. Rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other. Yes, आपके बिजनेस में कोई आपका फ्रेंड है, वो दिखाता तो है कि आपका फ्रेंड है, बट इनडायरेक्टली वो आपका क्या होता है, एनिमी होता है। ऊपर से हाय है, नीचे से कब सामने वाले को डिच कर दो। यस, सो अनसर्टेनिटी भी बिजनेस में बहुत होती है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। सो ओलिगोपोली मीनिंग, डेफिनेशन एंड देन फीचर्स क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओके, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? जैसा कि नाम है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है यहाँ पे दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। पहला है परफेक्ट मार्केट और दूसरा है मोनोपोली। व्हाट? मोनोपोली। और यही हमारे बिजनेस में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? इट इज़ कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज़ वेरी रियलिस्टिक इन नेचर. In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together. Okay? So, Professor E.S. Chamberlain coined this concept in his book, Theory of Monopolistic Competition. Underline karo, E.S. Chamberlain, the book Theory of Monopolistic Competition, published in 1933. According to Chamberlain, monopolistic competition refers to the competition among a large number of sellers producing. मैंने क्या वर्ड किया है, यूज़ किया है यहाँ पे, ध्यान में रखना, large number of sellers, नॉट बायर्स। ये सब चीज़ें तुम लोग ध्यान रखो, ये बहुत माइन्यूट है, जहाँ पे तुम्हारा पेपर में मार्क्स कट होता है। सो अगर आता है डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, तो आप डिफाइन करोगे दैट अकॉर्डिंग टू चैम्बरलेन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन रिफर्स टू द कॉम्पिटिशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? बिकॉज आप सेलर्स और बायर्स में डिफरेंस करना भूल जाते हो, तो इतना ध्यान में रखो। आप यहाँ पे बिजनेसमैन हो, और आप यहाँ पे बिजनेसमैन हो मतलब आपको बिजनेस करना है, तो आप क्या हो, सेलर हो, बायर नहीं हो। ओके, नाउ फीचर्स। फर्स्ट इज फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, द नंबर ऑफ sellers is large as compared to perfect competition. Due to this reason sellers behavior is like monopoly. तो एक तरह से यहाँ पे भी देखा जाए तो हमारा कौन सा कंपटीशन मेन चलता है, मोनोपोली ही चलता है। परफेक्ट कंपटीशन का थोड़ा बहुत सिर्फ नाम के लिए रहता है, लेकिन चलता क्या है बेसिकली, प्रैक्टिकल में मोनोपोली ही चलती है। ओके, नाउ सेकेंड इज फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे क्योंकि सेलर्स का मार्केट है तो खरीदने वालों का भी मार्केट रहेगा, तो लेकिन इसका अलग पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो आपका ये आता है कि इन दिस मार्केट देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। सीधी सी बात है, अगर मैं समझो, आप कभी कभी क्या होता है, रिक्शे वालों को उन्होंने भाड़ा फेयर जो भी ऑटो का वो बढ़ा के रख दिया है, तो आपको क्या, अगर आप अकेले जा रहे हो, आप बोल सकते हो कि भाई आज मैं शेयरिंग चल रहा हूँ, मैं सबका पैसा नहीं दूंगा, चलेगा? नो, यू कांट चेंज द डिमांड। You, according to your demand, you can't change the supplier's viewpoint. वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं इतना ही फिक्स है, इतने में आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। ये सो नो, इट यूजली हैपन इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? नाउ थर्ड इज प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। येस, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मैटर्स अ लॉट। व्हेन दिवाली आती है, फेस्टिव सीजन्स आता है, क्रिसमस आता है, वी आर गेट अट्रैक्टेड विद डिफरेंट साइज टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो आपकी पैकेजिंग, आपका शेप, आपका साइज़ कितना लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, कस्टमर्स को, इट ऑल्सो मैटर्स फॉर योर बिजनेस। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ओके, नाउ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आपको क्या है, यू कैन फ्रीली एंटर एंड यू कैन फ्रीली एग्जिट ऑल्सो। देर इज न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट if there is profit and you can leave if you are facing the difficulties.
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री एंट्री भी है और फ्री एग्जिट भी है, ठीक है। अब आता है आपका 5th पॉइंट, दैट इज सेलिंग कॉस्ट. So selling costs are peculiar to monopolistic competition only. It refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product. It does increase the volume of sales. It includes expenditure on the advertisements, radio and television broadcast, hoardings. So selling cost मतलब जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने में एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगता है. सब सेलिंग कॉस्ट मतलब सब चीज़ों को बेचने में उसका कितना पैसा जा रहा है, हाउ मच मनी ही इज़ गोइंग टू एक्सपेंड इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. और कहाँ कहाँ पे इन सब चीज़ों पे कितना खर्चा कर रहा है इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. नाउ number 6 is the close substitutes. So in monopolistic competition, goods have close substitutes to each other. For example, different brands of soaps, toothpaste, etc. Yes, सबकी पैकेजिंग अलग होती है, कलर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, बट सामान एक ही रहता है, क्लोज सब्सिट्यूट्स. ओके. नाउ 7th is concept of group. Under monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in place of industry. चैम्बरलिन ने क्या बोला है कि ये बिजनेसमैन का ग्रुप है, इंडस्ट्री नहीं है. और ये किसने बोला है, चैम्बरलिन ने बोला है. तो इसके लिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप in place of industry. Industry means the number of firms producing identical products. If a group means the number of firms producing differentiated products which are closely related. For example, group of firms producing medicines, automobiles. तो यहाँ पे चैम्बरलिन क्या बोल रहे हैं कि it is not a group of industries, it is a group of firms because अगर कोई मेडिसिन बेच रहा है, अलग अलग कंपनियाँ मिलके मेडिसिन बेच रहे हैं, पर बना तो मेडिसिन ही रही है ना, मेडिसिन के बजाय टूथपेस्ट नहीं बना रही हैं, डिफरेंट मेडिसिन बना रही हैं. तो वो क्या है, दे आर द ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, दे आर नॉट द इंडस्ट्री. ऐसा किसने बोला है, चैम्बरलिन ने बोला है. तो इसका ये की पॉइंट भी 7th नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप आपको यहाँ पे ये है. सो स्टूडेंट्स, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स आपको क्लियर हुआ. अब आपका लेक्चर नंबर 2 मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ अगले लेक्चर में. सो टिल देन बाय बाय. मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें.